हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में कौन सी सिंचाई विधि अपनाई जाती है। जो ग्रीन हाउस होता है उसमें कौन सी सिंचाई विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी बूम, ऑप्शन नंबर सी फ्लड, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ए और बी दोनों। तो ग्रीन हाउस में ड्रिप और बूम दोनों सिंचाई का यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों सिंचाई की विधि को अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मुख्य परंपरागत सिंचाई विधि है। ठीक है, या ऑप्शन दिया गया, बोला इसमें से कौन सी मुख्य परंपरागत सिंचाई विधि है। तो पहला हाथ द्वारा, दूसरा टपक, तीसरा बौछारी और चौथा डी दिया है सभी। तो हम लोग पहले क्या करते थे, पौधों को हाथ से पानी देते थे भैया। तो परंपरागत सिंचाई कौन सी हो गई, ऑप्शन नंबर है हाथ द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनाज सुखाने की परंपरागत विधि है। तो अनाज को परंपरागत विधि से कैसे सुखाया जाता है। तो धूप में सुखा लिया जाता है। ठीक है, मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, जहाँ पे ऑप्शन बताना होगा वहाँ पे मैं ऑप्शन बताऊंगा, तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अनाज सुखाने की परंपरागत विधि कौन सी है, धूप में सुखाना। क्योंकि सब लोग अनाज को क्या करते थे, पहले धूप में ही सुखाते थे, अभी भी बहुत लोग सुखाते हैं। अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। ठीक है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है यह पूछा है। तो अभी तो 4 हो गया, लेकिन ऑप्शन आप लोग का जो पेपर 2022 का है, तो यदि ऑप्शन आप लोग को ऐसा देखने को मिले तो वहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी 0.03%, 0.0345% पहले था, अब बढ़ के 4% हो गया है। ठीक है, 0.04% हो गया है। लेकिन यदि आप लोग को ऑप्शन देखने को मिले तो ऑप्शन नंबर सी पर ही क्लिक करिएगा। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अगला है क्वेश्चन, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की परत बनने के कारण वायुमंडल के ताप में वृद्धि का हो जाना क्या कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की परत बन जाने के कारण वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है। तो हरित गृह प्रवाह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हरित गृह प्रवाह कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह को के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब हरित गृह को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, किस किसके आधार पर। तो आकार एवं आकृति के आधार पर भी किया जा सकता है, शैली और खंड के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, आकृति और खंड के आकार आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, और यदि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को देखने को, मतलब उपयुक्त सभी देखने को ना मिले, तो आकार व आकृति। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाकों में किस प्रकार के हरित गृह बनाए जाते हैं। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर किस प्रकार के हरित गृह बनाए जाते हैं। तो अनइवन स्पान प्रकार के। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है, आप लोग पेपर देखेंगे तो आप लोग को आधा पेपर पहले से ही आ गया। जो पिछला वीडियो देखा होगा वो, तो आप लोग पिछला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण क्षेत्र के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय हरित गृह है। जो शीतोष्ण क्षेत्र होता है वहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय गृह है, कौन सा गृह है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा, पॉलीटनल। ठीक है, पॉलीटनल, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कौन सा, पॉलीटनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूवी या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, बोल रहा है कि जो यूवी रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, शून्य होती है, छोटी होती है, लंबी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, छोटी होती है, कैसी होती है, छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए हरित गृह दशा में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण रखते हैं। ठीक है, वैसे 400 से लेके 1500 तक रखा जाता है। ठीक है, मतलब 400 से कम नहीं होना चाहिए, 1500 से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फसल पर नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है उतना, तो हम लोग जो पास में उसके पास जाएंगे। ठीक है, मतलब जो नियरेस्ट में है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सही कर लेंगे, 1000 से, सॉरी 100 से 1000 ppm। ठीक है, अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए हरित गृह दशा में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण कितना रखते हैं। तो 100 से 1000 ppm रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह में वाष्पीकरण ठंडक विधि कम करती है। ठीक है, हरित गृह में वाष्पीकरण ठंडक विधि कम करती है, क्या कम करती है। तो
आर्द्रता को, नमी को और तापमान को। क्वेश्चन समझिएगा पहले क्या बोल रहा है। हरित गृह में जो वाष्पीकरण ठंडक विधि का है वह क्या कम करती है, तो सभी को कम करती है। आर्द्रता, नमी, तापमान सभी को कम करती है, ठीक है। अगला 12वां क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन है, हरित गृह में खेती हेतु टमाटर के कौन से पौधे उपयुक्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन असीमित वृद्धि वाले, दूसरा सीमित वृद्धि वाले, तीसरा दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त इसमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, असीमित वृद्धि वाले। असीमित वृद्धि वाले मतलब होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, बुआई करेंगे तो किसी चीज़ पे इसको चढ़ा के भी उसका जो क्रॉप है उसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, टमाटर को ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दशा में कौन से प्रकार का हरित गृह सर्वाधिक उपयुक्त है। हमारा जो भारत देश है यहाँ पर किस प्रकार के हरित गृह का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, सबसे उपयुक्त होता है। तो कौन से टाइप ग्रीन हाउस, जो कौन से टाइप ग्रीन हाउस होता है हमारे भारत देश में सर्वाधिक इसका यूज किया जाता है, सबसे उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, संरक्षित खेती हेतु उपयुक्त फल फसल है, ठीक है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए संरक्षित खेती के लिए सबसे उपयुक्त फल की फसल कौन सी है, तो स्ट्रॉबेरी, जो छोटे प्लांट होते हैं वह। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी गैस है। तो हरित गृह प्रवाह के लिए मीथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए हरित गृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संरक्षित खेती निम्नांतर्गत है, ठीक है। संरक्षित खेती जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो किसके अंतर्गत, इसमें से किसके किसके अंतर्गत आती है। पहला ग्रीन हाउस दिया है, दूसरा प्लास्टिक ग्रीन हाउस, तीसरा शेड नेट हाउस, ठीक है। तो यह सब संरक्षित खेती के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन में मौसमी बाधा को रोकती है, ठीक है। जब फसल उत्पादन हम लोग करते हैं तो उसमें मौसमी बाधा कौन रोकता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संरक्षित खेती, ठीक है। हम लोग इसमें चाहे तो बिना मौसम की फसल को उगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, संरक्षित खेती। संरक्षित खेती जो होती है मौसमी बाधा को रोकती है, ठीक है, फसल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन। देखिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो अभी अभी टाइम कितना हो रहा होगा, 5 बज रहा होगा, मैं सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ क्यों, आप लोगों के लिए। तो आप लोग का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, CEA का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो CEA का पूरा नाम होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर कोई नहीं दिया है, कंट्रोलिंग दिया। वैसे तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलिंग दिया है, इसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, नन ऑफ द एबव। लेकिन यदि आप लोग को CEA का फुल फॉर्म पूछा और वहाँ पर कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर दिया तो आप लोग इसके ऊपर टिक करके आएंगे, ठीक है। कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर दिया तो उसके ऊपर आप लोग क्लिक करके आएंगे, और यहाँ पर कंट्रोलिंग दिया है इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस में सबसे सस्ती आवरण सामग्री कौन सी है, ठीक है। ग्रीन हाउस जो होता है उसमें सबसे सस्ती आवरण सामग्री कौन सी है, तो पॉलीथीन जो होता है सबसे सस्ता होता है और इसकी समय अवधि बहुत ही कम होती है, ठीक है। अगला है, ग्रीन हाउस में सबसे सस्ती आवरण, देखिए यहाँ पर हिंदी में फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल इरीगेशन मेथड फॉर फर्टिगेशन इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में सबसे अधिक जो सूटेबल होता है वह कौन सी सिंचाई विधि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का सी से हो जाएगा ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ड्रिप इरीगेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखिएगा हरित गृह में सिंचाई के लिए ड्रिप इरीगेशन जो होता है सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है। अगला है, ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ लेस देन इज कंसीडर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ सीरियल, ठीक है। बोल रहा है कि अनाजों के सुरक्षित भंडारण हेतु नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से कम होनी चाहिए, तो नमी की जो प्रतिशत मात्रा है वह 14 से कम होनी चाहिए, ठीक है। 14 से कम रहेगी तो हम लोग उसका भंडारण कर सकते हैं, 14 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 14% से कम में हम लोग अनाज का सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन, अनाज से अवांछित सामग्री को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह तो आप सभी को पता जाएगा कि अनाज होता है उसमें कुछ दूसरे फसल जो होते हैं उसके अवशेष आ जाते हैं, ठीक है, या कोई कचड़ा आ जाता है, तो उसमें से अवांछित सामग्री को हटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, सफाई बोलते हैं। हटाने की प्रक्रिया को सफाई बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में फसल उत्पादन हेतु समानांतर तापमान से ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है।
बोल रहा है कि जब ग्रीन हाउस होता है उसमें फसल उत्पादन के लिए सामान्यतः कितने डिग्री सेल्सियस तापमान से ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस तापमान से। इस क्वेश्चन को मैंने करवाया हुआ भी है पहले से ही। तो ग्रीन हाउस में फसल उत्पादन के लिए 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान जो है वह उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह में फसल सूक्ष्म जलवायु अंग है। ठीक है, हरित गृह में फसल सूक्ष्म जलवायु अंग है, तो प्रकाश, सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। हरित गृह में फसल सूक्ष्म जलवायु अंग कौन कौन से? प्रकाश, सापेक्षिक आर्द्रता, तापमान, सभी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित गृह में सबसे महंगी आवरण सामग्री कौन सी है? तो हमने अभी सस्ती देखी थी प्लास्टिक, और सबसे महंगी आती है फाइबर ग्लास। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा फाइबर ग्लास, और यह अधिक समय तक चलता है, यह बहुत ही महंगा भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन, इष्टतम पद वृद्धि प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करने को किस नाम से या क्या जाना जाता है? ठीक है, इष्टतम पद वृद्धि प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करने को क्या जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संरक्षित खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संरक्षित खेती में इष्टतम पौधा की वृद्धि हम लोग प्राप्त कर सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तन करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? जो एकीकृत बागवानी विकास मिशन है, ठीक है, वह किसको बढ़ावा देता है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को बढ़ावा देता है। किसे देता है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन, एक विशेष ढांचे में कृत्रिम पर्यावरण दशाओं में खेती करना कहलाता है। ठीक है, एक विशेष ढांचे में कृत्रिम पर्यावरण दशाओं में खेती करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर दिया पॉली हाउस, ऑप्शन नंबर बी दिया ग्रीन हाउस, ऑप्शन नंबर सी संरक्षित, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक टनल। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा संरक्षित खेती। ठीक है, संरक्षित खेती में आपका पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक टनल और जो भी है सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा संरक्षित खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा संरक्षित खेती। अगला देखते हैं 29वां क्वेश्चन, हरित गृह के लाभ। हरित गृह के क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है संपूर्ण वर्ष खेती, दूसरा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, तीसरा उपज वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी दिया उपयुक्त सभी। तो हरित गृह यदि ग्रीन हाउस रहेगा तो उसमें हम लोग चाहें तो पूरे वर्ष भर खेती कर सकते हैं। ठीक है, गुणवत्तापूर्वक उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं और उपज में वृद्धि भी ले सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगला, वह प्रक्रिया जिसमें अनाज से नमी को हटाया जाता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसमें से अनाज में से नमी को हटाया जाता है तो क्या कहा जाता है? उसको सुखाना बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से याद भी होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? सुखाना या ड्राइंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेली बीजों को निर्जलीकरण दर प्रभावित होती है। ठीक है, जो तेली बीज होते हैं, ठीक है, उनमें से निर्जलीकरण दर प्रभावित होती है किससे? ऑप्शन नंबर दिया आर्द्रता से, ऑप्शन नंबर बी दिया वायु वेग से, ऑप्शन नंबर सी दिया तापमान से, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी से। ठीक है, तेली बीजों को निर्जलीकरण दर प्रभावित होती है किससे? सभी से। अगला क्वेश्चन है, तेली बीजों की सांद्रता उनके सुखाने की दर को घटाती है या बढ़ाती है? ठीक है, बोल रहा है कि जो तेली बीज होते हैं उनमें पोरोसिटी जो होती है उनके सुखाने की दर को बढ़ाती है या घटाती है? तो यह जो था उनके सुखाने की दर को बढ़ाती है। ठीक है, और इसका पोरोसिटी कितना होता है सबका सब कुछ मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो तेली बीजों की पोरोसिटी उनके सुखाने की दर में वृद्धि करती है, बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है 33वां क्वेश्चन, और बहुत ही आसान है, सुखाने के बाद अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, जब सुखा लिया जाता है तो उसके बाद अंतिम उत्पाद कैसा होता है? द्रव के रूप में, ठोस, विलयन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ठोस के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुखाने की प्रक्रिया में उच्च क्रांतिक अवस्था में होती है। ठीक है, जब सुखाया जाता है उस प्रक्रिया में उच्च क्रांतिक अवस्था में होती है, तो नमी जो होती है उस समय उच्च क्रांतिक अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर ऑप्शन नंबर डी भी देता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला है निर्जलीकरण में प्रभावी कारक है। ठीक है, निर्जलीकरण जब होता है तो उसमें कौन से प्रभावी कारक होते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर निर्जलीकरण में प्रभावी कारक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से जगह नमी, तापमान, आर्द्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन, कौन सा ड्रायर सुखाने में ज़्यादा समय लेता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जगह कंडक्शन ड्रायर। ठीक है, कंडक्शन ड्रायर जो होता है यही सुखाने में ज़्यादा टाइम लेता है। इसके बाद ड्रम ड्रायर लेता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ड्रम ड्रायर देता है तो आप लोग ड्रम ड्रायर पर भी क्लिक कर देंगे। यदि कंडक्शन ड्रायर नहीं है तब सबसे ज़्यादा सुखाने में समय कौन सा लेता है? कंडक्शन ड्रायर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
सर्वाधिक लोकप्रिय पलवार कौन सा है, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मल्च, सबसे लोकप्रिय मल्च कौन सा है, तो काली पॉलीथीन, जो ब्लैक पॉलीथीन होती है वह सबसे लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस में या हरित गृह में पलवार का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है। ग्रीन हाउस में पलवार का मुख्य लाभ क्या है, तो खरपतवार नियंत्रण, ठीक है, वीड कंट्रोल। देखिए यहाँ पर इंसेक्ट कंट्रोल दिया है ऑप्शन नंबर सी में, और यहाँ पर दिया है वीड कंट्रोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, इंग्लिश में यदि देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, हिंदी में देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस में पलवार का मुख्य लाभ क्या है, खरपतवार का नियंत्रण, ठीक है। तो 38वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के ग्रीन हाउस में पूर्ण स्वचालित एवं समस्त नियंत्रण कंप्यूटर द्वारा होता है। कौन सा जो ग्रीन हाउस होता है उसमें पूर्ण स्वचालित एवं समस्त नियंत्रण कंप्यूटर द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उच्च टेक्नोलॉजी वाला, जो अधिक टेक्नोलॉजी वाला जो ग्रीन हाउस होता है उसमें पूर्ण ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक कंप्यूटर द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पान प्रकार के ग्रीन हाउस में ढलान होती है, ठीक है। जो स्पान प्रकार के ग्रीन हाउस होते हैं इसमें ढलान कितनी ढलानें होती हैं, तो 2 ढलान होती है। स्पान प्रकार के हरित गृह में, स्पान प्रकार के ग्रीन हाउस में 2 ढलान होती है। अगला है लीन टू टाइप प्रकार के ग्रीन हाउस में कितना ढलान होती है, तो जो लीन टू टाइप ग्रीन हाउस होता है उसमें 1 ढलान होती है, ठीक है। लीन टू टाइप में 1 ढलान होती है, स्पान टाइप में 2 ढलान होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा संरक्षित खेती का अंग नहीं, बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा संरक्षित खेती का अंग नहीं है, तो ड्रिप सिंचाई भी संरक्षित खेती का अंग है, शेड नेट भी संरक्षित खेती का अंग है, लो टनल भी संरक्षित खेती का अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है संरक्षित खेती के अंग हैं। अगला देखते हैं 43वां क्वेश्चन। कूल ग्रीन हाउस में रात्रिकालीन तापक्रम होता है, ठीक है। जो कूल ग्रीन हाउस होता है वहाँ पे रात का तापमान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में ऑप्शन दिया है तो 45 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 7 से 10 डिग्री सेल्सियस, 45 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है गर्म हरित गृह का रात्रिकालीन तापमान कितना होता है, ठीक है। कूल ग्रीन हाउस को हम लोगों ने देखा 7 से 10 डिग्री सेल्सियस, और गर्म ग्रीन गृह का रात्रिकालीन तापमान थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, 10 से 13 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 10 से 13 डिग्री सेल्सियस, और 50 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से पौधे कूल ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा जो पौधा है कूल ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया है शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर बी दिया उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर सी दिया समशीतोष्ण। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शीतोष्ण। शीतोष्ण पौधे जो होते हैं, टेम्परेट जो प्लांट होते हैं, वह कूल ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला है प्रकार के ग्रीन हाउस में प्राकृतिक समाधान होता है। किस प्रकार के ग्रीन हाउस में प्राकृतिक समाधान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया ट्यूबुलर ढांचा, ऑप्शन नंबर बी दिया लकड़ी की ढांचा, ऑप्शन नंबर सी दिया बांस का ढांचा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी में प्राकृतिक समाधान होता रहता है, ठीक है, नेचुरली वेंटिलेट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है एक ग्रीन हाउस के प्रवर्धन कक्ष में होता है, एक जो ग्रीन हाउस होता है उसके प्रवर्धन कक्ष में होता है, ठीक है। कम नमी मात्रा, ज़्यादा नमी मात्रा, कोई नहीं, कोई नमी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ज़्यादा नमी मात्रा। एक ग्रीन हाउस के प्रवर्धन कक्ष में ज़्यादा नमी की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक नल का प्रत्यक्ष उपयोग है, तो प्लास्टिक नल का प्रत्यक्ष उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सब्जी के उत्पादन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पौध उत्पादन के लिए, ठीक है, नर्सरी के उत्पादन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन। शेड हाउस ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। शेड हाउस जो होता है वह ज़्यादा कहाँ के लिए उपयोगी होता है, तो ड्राई एरिया के लिए, ठीक है। शुष्क क्षेत्र में जो शेड हाउस होता है वो ज़्यादा उपयोगी होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और अगला 50वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। एक वॉक इन टनल हवा के वेग को सहन कर सकता है। एक वॉक इन टनल जो होता है वह कितने के मतलब स्पीड की हवा को सहन कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा को सहन कर सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के कुल 50 क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे थे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और यदि आप लोगों को इसके पेपर का PDF है तो उसके लिए भी आप लोग मैसेज का PDF ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें से मैंने अभी तक आप लोगों को 75 क्वेश्चन करवा दिया है। 25 क्वेश्चन मुझे और करवाना है पेपर को छोड़कर, ठीक है, 25 क्वेश्चन और करवाना है पेपर को छोड़कर। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो पर अगर 30 लाइक हो जाएगा तभी अगला वीडियो आएगा, बस ये आप लोग जान लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।